नमस्कार, ये है बड़ी खबर और सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की। रूस यूक्रेन का जंग जो है वो 49वें दिन में आज शामिल हो गया है और 49 दिन से यहाँ पर युद्ध जारी है। नरसंहार के भी आरोप लगे हैं। यूक्रेन में बूचा नरसंहार की जांच की जाएगी। बूचा में अब कब्र से शव निकाले जा रहे हैं और मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है। कई दिन रूस के कब्जे में था ये शहर बूचा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ड्रोन कैमरे से भी वीडियोग्राफी हो रही है। रूस पर बूचा में नरसंहार करने का आरोप है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस मामले में ट्वीट भी किया है और कहा है कि बिना अतिरिक्त हथियारों के ये युद्ध अनंत हत्याओं का सिलसिला बन जाएगा जो कष्ट, आपदा और तबाही फैलाएगा। मारियुपोल, बूचा, क्रामातोर्स्क, ये सूची बढ़ती रहेगी। रूस को यूक्रेन के सिवा भारी हथियारों के साथ कोई नहीं रोकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह जो यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं और इस समय उमा, बूचा में जो चल रहा है नरसंहार, वहां पे रूसी सेना ने किया ये नहीं, इसकी जांच एक तरह से हो रही है। कब्र से शव निकाले जा रहे हैं और उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। तो वहां पे ज़ेलेंस्की की बार बार ये अपील भी आती रहती है कि दूसरे देश जो है मदद करें और असलाह के साथ। इस समय बूचा से क्या आप और जानकारी दे सकते हैं हमें? जी देखिए, बूचा में जिस कब्र की खुदाई की गई है, जहां पे सामूहिक तौर पर बड़ी तादाद में लोगों को मारकर दफन किया गया था, वहां पे जांच की जो प्रक्रिया है वो जारी है। 57 शव वहां पे बताए गए थे जिसकी खुदाई कर उनको निकाला गया है और उनको प्रोटोकॉल के तहत जांच के लिए आगे ले जाया गया है। जो फॉरेंसिक टीम थी वहां मौके पर उन्होंने फौरी तौर पे तो वहीं शवों की जांच की कि किस तरह के निशान हैं, बुलेट वुंड हैं या कुछ और तरह के निशान हैं। तो ये एक गंभीर आरोप है जिसकी जांच चल रही है। लेकिन अहम बात यह है कि इसी बीच अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने जिक्र किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक अपील जारी की है और मांग की है कि उनके देश को हथियार दिया जाए। किस प्रकार के हथियार की ज़रूरत है वो भी उन्होंने उसमें बताया है। T-20 72 टैंक्स चाहिए, आर्मर्ड व्हीकल्स चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, S-300, ये भी उन्होंने उसमें जिक्र किया है। लड़ाकू विमान चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है और उनका कहना है कि इसी के बूते रूस को रोका जा सकता है। जब हम बूचा से आ रहे थे नगमा, तो रास्ते में हमने दर्जनों की तादाद में आर्मर्ड व्हीकल्स और जो टैंक है रूसी, उसको जली हालत में देखा, पूरी तरह से तबाह हालत में देखा। तो यूक्रेनी सेना ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दी रूसी सैनिकों को और इसी वजह से कीव शहर में वो घुस नहीं पाए और उनको वापस जो आउटस्कर्ट्स है उससे ही लौटना पड़ा। जो बूचा शहर है वो यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे रूसी सैनिकों का जमा बड़ा बहुत दिनों तक, कई हफ्तों तक वहाँ पे था और जाते जाते उन्होंने मैसेकर किया, इस तरह का आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। इस बात को लेकर भी खासा एक विवाद है क्योंकि रूस ये कह रहा है कि उसकी तरफ से नहीं किया गया, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी जो है या फिर जो कार के जरिए वहाँ पे पहला जो वीडियो आया था उसके मिलान के जरिए बात साबित होती है कि रूसी सैनिकों के रहते ही 19 मार्च के आसपास इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो गंभीर आरोप यूक्रेन की तरफ से और हथियारों की मांग ताकि रूस के कदम को रोक सके, आगे के आक्रमण को विफल कर सके जैसे अब का किया है। तो इन सब के बीच जो है यूक्रेन अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमाशंकर। यही सवाल है कि किस मोड़ पे जाएगा ये युद्ध। अब वहां पर बूचा में कब्र से शव निकाले जा रहे हैं। चर्च में भी बड़ी संख्या में मिले थे कब्र। हम आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह जो हैं वो राजधानी कीव में मौजूद हैं और NDTV वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहा है। अब हम आगे दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर, झारखंड के देवघर में जो रोपवे का हादसा हुआ है वहां के बचाव कर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। किया जा रहा था कि हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और कह रहे इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे। तो हमारी IDHP के ग्रुप ने उनको वहां वाटर बोटल, रिफ्रेशमेंट के सामान, बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और
मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे। क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? सर, जो 15 दिन है वो हमारे गाइड का काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉली में पानी वगैरह पहुंचाया और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों में बिताया और उनसे बात की ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के सामने अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। आप सभी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के अधिकारी हैं। हमारे साथ स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन से कौन बात करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मैं मंजुनाथ भजंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवघर बात कर रहा हूं। सर, उस दिन घटना सूचना जैसे ही हमको मिल गया तो हम वहां तुरंत एसडीओ को भेज दिए और उसके बाद एनडीआरएफ को भी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं और एसपी साहब वहां पहुंच गए और सिचुएशन का हमने सबसे पहले असेस किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए और वहां कुछ लोग जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी देवघर हादसे में रोपवे हादसे में जो जिन लोगों ने बचाव का काम किया, जो बचाव कर्मी हैं, उनसे इस समय बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं लोगों ने किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिला प्रशासन ने कल तक 52 संपत्तियों को ढहा दिया था, लेकिन इनमें पीएम आवास योजना के तहत बना एक घर भी शामिल है। पीएम आवास योजना के तहत ये घर हसीना फखरू नाम की महिला का है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने उन्हें कई बार घर खाली करने का भी नोटिस दिया। सवाल है कि क्या पीएम आवास योजना के घर भी अतिक्रमण की हुई जमीन पर बने थे? ये खरगोन का खसखसवाड़ी इलाका है और हसीना भी यहाँ पर इनकी आंखों में आंसू हैं बेबसी के और हाथ में वो तस्वीर है जिस पर उनको प्रधानमंत्री आवास का ये घर मिला था। वैसे ये घर अब तस्वीरों में ही है क्योंकि घर की जो हालत है वो मेरे कैमरा पर्सन रिजवान आपको दिखाएंगे। घर ज़मींदोज़ हो चुका है। कई मकान यहाँ पर सरकार ने कहे लगभग 52 मकान और दुकान अभी तक खरगोन में उसको बुलडोज़र उस पर चला है। पर ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था जो 2019-20 में उनको मिला था। लगभग 2.5 लाख रुपए इनके खर्च हुए हैं। ये अभी भी कांप रही हैं, इनकी आंखों में आंसू है। सारे दस्तावेज़ इनके बेटे अमजद के पास हैं जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। 5 से 7 लोगों का इनका परिवार है और अब ये समझ नहीं पा रही हैं इस घर के पीछे एक बरसाती लगाकर वो किसी तरह से रह रही हैं। आप अगर बात करने की स्थिति में हैं, ये घर आपको कब मिला था, कितनी किस्त मिली थी? हमको 1 लाख की किस्त मिली जी। 1 लाख की एक मिली, 50,000 की एक मिली। अच्छा। हमने उधार पाव भी करे हैं। अच्छा। हमने बनाने वास्ते करे कि हम अपना बन जाएगा तो अपन अच्छे से रहेंगे, पर हमारा अच्छा से क्या करा उन्होंने, हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया। हमको दूर छोड़ दिए सर, मार के हम कहाँ जाएंगे। आप मत रोइए, देखिए आप रोती हैं। जमीन भी दिए। क्या कभी आपको कोई नोटिस मिला था कि ये घर आपको खाली करना है? सरकार ने नोटिस तो हमको मिले थे। हाँ, और हम तहसील में भी कई बार गए, केस चल रहा था हमारा जी। न, फिर बाद में बंद कर दिया था। अच्छा। आके आश्वासन दिया था उन्होंने, शिवराज चौहान ने कि जो जहाँ रह रहा है वहीं रहेगा, उनको नल भी दूंगा, बिजली भी दूंगा और लाइट भी दूंगा। भांजियो तो मत घबराओ, मामा अभी जिंदा है। तो ये मामा ये कौन से काम कर रहा है, एक तरफ दे रहे एक तरफ उजाड़ लिया।